गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन दिसंबर 2024। तो गाइस ये हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत टाइम से गाइस मेरी वॉइस में आवाज़ में नहीं थी क्योंकि कुछ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के कारण मैं वीडियो सेशंस डायरेक्ट नहीं ले पा रही थी। बट मेरा हमेशा प्रयास रहता था कि जो भी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या करंट अफेयर्स या जो भी चल रहा है वो आप तक पहुंचाया जा सके, तो वो प्रयास हम करते रहे। तो अभी आज हम अपना दिसंबर की मैगज़ीन, क्योंकि विजन आईएएस की आ गई है और मैंने इस बार सवाल भी बच्चों से किया था कि हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम ऑनली पीडब्ल्यू की आईएएस की जो मैगज़ीन है वो भी एक, हम कई बच्चों ने मुझे कहा कि मैम वो वाली करते हैं। लेकिन जब मैंने वोटिंग के लिए बोला कि विजन आईएएस की मैगज़ीन करनी है या दिसंबर में या पीडब्ल्यू वालों या एन अकेडमी, जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए, तो बच्चों का ज़्यादातर ना मैंने देखा कि जो टिल्ट था वो विजन आईएएस की मैगज़ीन को लेकर था। एंड विच इज़ फाइन। अगर आप देखो बहुत ज़्यादा ना देखो रेलेवेंस और ना एक कंसाइज मटेरियल मुझे भी विजन आईएएस का लगता है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने खुद अपनी प्रिपरेशंस में ये बहुत यूज़ की है विजन आईएएस की मैगज़ीन और बहुत सफलता प्राप्त की है। तो मैं ये नहीं कह रही मैं किसी दूसरी मैगज़ीन्स के कोई ख़िलाफ़ नहीं हूँ गाइस। अगर हमें कभी भी लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स का ज़्यादा टिल्ट उस मैगज़ीन की तरफ है तो हम मूव कर जाएंगे। हम बड़े ही यार, है ना, हम बहुत ही फ्लेक्सिबल लोग हैं, है ना। मतलब ये होना चाहिए, देखो मकसद हमारा क्या है कि हमें पढ़ाई करनी है, हमारे करंट अफेयर स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए विजन आईएएस की मैगज़ीन को ही हमने स्टार्ट किया, क्योंकि वोटिंग उसी हिसाब से आई। तो जो देखो जो आप चाहोगे हम वही करेंगे ना। पीएम पाठशाला बिल्कुल अपने जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से चलेगा ना फिर। तो वही हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक उठाएंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। आज हम इसको देखने जा रहे हैं कि क्या होते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, कौन कौन सी इसमें बिल है, कौन अमेंडमेंट है, सारी बातों का आज बड़े ही ढंग से हम करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, जो आपको अभी वीडियो सेशन में भी क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, आंसर्स वगैरह नहीं दिखाया जाएगा, वो आप खुद से करोगे। दूसरा जो ये भी पीडीएफ होगी ना एमसीक्यूज़ की, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जाएगी। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे आप टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़िए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन में पीएम पाठशाला बहुत बेहतरीन काम अभी और भी आपको लॉन्चेस आने वाले समय पे मिलने वाले हैं। तो आप टेलीग्राम लिंक कैसे ज्वाइन करोगे? पीएम पाठशाला के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहीं पे प्रेस कीजिए, लिंक पे पहुंचिए, सीधा आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, राइट। तो ये एक बात है। अब हम चलते हैं गाइस सीधा अपने टॉपिक पे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। सबसे बड़ी बात, वन नेशन वन इलेक्शन बिल न्यूज़ में क्यों रहा। कॉन्स्टिट्यूशन में 129th अमेंडमेंट बिल 2024 का और यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 दोनों इंट्रोड्यूस किए गए। ध्यान से समझना, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अमेंडमेंट बिल दिया, एक यूनियन टेरिटरी लॉ वाला बिल उठाया, और इसी को दिया गया कि इन्हीं को ना हम चाहते हैं, मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी थी उसने कहा कि ना हम चाहते हैं कि पूरे ही देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इफेक्ट में आ जाए। मतलब पूरे ही भारत देश में, पूरे पैन इंडिया में ये माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाय दिस अमेंडमेंट एंड बाय दिस बिल हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इफेक्ट में आ जाए, ठीक है। की प्रोविजंस क्या है? जो 129th बिल है हमारा, अमेंडमेंट बिल है, कि कई सारे आर्टिकल्स को भी कुछ उसमें ऐड करेगा, साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, लोकसभा के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी। समझ में आ रहा है? इस बिल का प्रोविजन क्या है? 129th अमेंडमेंट बिल ये कहना चाहता है कि अमेंडमेंट जो भी प्रपोज की गई हैं उसमें ना आप कई आर्टिकल्स को डालेंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो डाले जाएंगे। अब कौन कौन से आर्टिकल्स को, सबसे पहली बात, जब साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात आ ही रही है तो कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करने की ज़रूरत है और कौन कौन से नए आर्टिकल्स को इंसर्ट किया जाएगा, उस पर यह मुद्दा उठा। तो आर्टिकल 83 है जिसको अमेंड किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो बात की जाएगी, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाएगी। यानी कि बिल प्रपोज कर रहा है कुछ नए क्लॉजेस को, ताकि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए बिफोर द एंड ऑफ इट्स फुल टर्म, नेक्स्ट लोकसभा विल ओनली बी फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए रहेगी फिर वो। ध्यान समझना क्या कह रहा है। आर्टिकल 83 में हाउसेस की ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट को लेकर लिखा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
इस बिल में जो 129th अमेंडमेंट बिल है, इसने कहा है हम नए क्लॉज लगा रहे हैं जिसमें अगर लोकसभा अपनी फुल टर्म से, मान लो 5 साल का इनका फुल टर्म होता है, उससे अपनी कम टर्म से पहले ही डिसॉल्व करनी पड़े, तो जो नेक्स्ट लोकसभा होगी विल ओनली बी फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। समझ में आया? अनएक्सपायर्ड टर्म तक ही नई लोकसभा रहेगी, जितनी, जैसे मान लो 2.5 साल रह गए, 2.5 साल के लिए ही फिर जो नेक्स्ट लोकसभा आएगी वो रहेगी। अनदर प्रपोज किया गया सब क्लॉज जिसमें क्लैरिफाई करा गया है कि जो नया हाउस होगा फॉर्म्ड आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शन के बाद विल नॉट बी अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड वन। वो कॉन्टिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पे कहा गया है। समझ रहे हो? फिर आर्टिकल 178 में भी चेंज करा गया है जिसमें हम ड्यूरेशन स्टेट लेजिस्लेचर का समझ के चल रहे हैं। उसके लिए भी हमने अमेंडमेंट, जैसे हमने 83 में अमेंड करा ना, वैसे ही हमने आर्टिकल 172 में भी अमेंडमेंट करी हैं। इसी के साथ साथ एक आर्टिकल 327 होता है, इसमें पावर होती है पार्लियामेंट के पास कि वो कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे जो शब्दों के बाद डिलिमिटेशंस वगैरह जो लिखे गए थे उसमें जगह डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ साथ यहाँ पर अभी इंसर्ट किया जाएगा कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस को, शब्द को जो है वो ऐड किया गया है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें की जा रहेंगी। अब आर्टिकल 82A इंसर्ट हुआ है, क्या इंसर्ट हुआ है? आर्टिकल 82 का ए जो क्लॉज है वो इंसर्ट हुआ है। उसमें है क्या? उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात लिखी गई है कि जनरल इलेक्शंस होंगे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के एक साथ होंगे। अपॉइंटेड डेट कौन इस पर क्या करेगा? तो प्रेसिडेंट होगा, वो फोर्स में लाएगा जो भी प्रपोज चेंज फर्स्ट सिटिंग होगी लोकसभा की। और जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट, ये सारी की सारी उसमें लिख दी जाएंगी। इसमें इलेक्शन कमीशन की पावर क्या होगी कि जो भी ओपिनियन वगैरह स्टेट इलेक्शन जो होगा कैन नॉट बी कंडक्टेड विद लोकसभा इलेक्शंस, है ना, तो इसमें रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की चलेगी। तो अगर असेंबली इलेक्शन को थोड़ा डिफर करना है, डिले करना है, तो जो फुल टर्म ऑफ असेंबली है विल ऑल्सो बी एंड विद द फुल टर्म ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। तो ईसी के पास ये पावर होगी, यानी इलेक्शन कमीशन के डिक्लेयर करेगा एंड डेट हर लेजिस्लेटिव असेंबली की, और ये इलेक्शन शेड्यूल से पहले ही नोटिफाई सारा कर दिया जाएगा। ठीक है, सारा बात समझ में आ गई? ये सब प्रपोज करा गया, ये कुछ ऐड करा गया, कहीं कहीं ऐसे ऐसे अपडेट किया गया है। अच्छा, जो दूसरे लॉज हैं, यूटी के जो लॉज है ना, अमेंडमेंट बिल 2024, एक तो हमने 129th अमेंडमेंट बिल पढ़ा, उसमें आपने देखा कि ऐड हुआ है आर्टिकल 82A ऐड हुआ है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना। ऐसे ही यूटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है, या गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर है, इनमें भी कुछ कुछ चीज़ों को अमेंड करा गया, प्रपोज करा जाने की बात की गई है। ठीक है, क्या कि यूटीज को कैसे, वहाँ पर कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब हमारा सारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी। हम लगातार देखो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इसकी चर्चा कर ही रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस अ लॉट फॉर दिस टुडे। ठीक है, देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी भारत एक देश है, उसमें एक ही तरह का ये सभी के लिए एक ही इलेक्शन होगा। यानी इसका मतलब, और भी सुनो अभी क्या है, इसका मतलब ये है इलेक्शंस को होल्ड करना टू द हाउस ऑफ द पीपल हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोकल बॉडी हो, म्यूनिसिपैलिटी पंचायत हो, सभी के इलेक्शन साथ में होंगे। ध्यान से सुनना, दोबारा सुन लो। साइमल्टेनियस इलेक्शन, जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, इसका मतलब है होल्डिंग इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल बॉडी, म्यूनिसिपल या पंचायत, सभी के इलेक्शन एक साथ होना। लोकल बॉडीज को हालांकि इस बिल में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन डू नॉट मीन, ये भी मत समझना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये भी मतलब नहीं है कि एक ही दिन में सारे इलेक्शन हो जाएंगे एक सिंगल डे में। प्रीवियसली भी इवन हाई लेवल कमेटी बैठी थी, जिसको हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इसको हेड किया था और एक रोड मैप पूरा तैयार करके दिया था कि कैसे साइमल्टेनियस पोल्स होंगे पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के और लोकल बॉडीज़ के। तो हमारी ये डिस्कशन बहुत प्रीवियसली चल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये बहुत पुराने से ही इस बात पर बात चल रही है कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। कह रहा है रिकमेंडेशन चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, उसकी पहली ही एनुअल रिपोर्ट जो 1983 में आई थी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई होने चाहिए।
लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट दी, उसमें भी कहा भाई होल्डिंग होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वो भी करो। फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पब्लिक ग्रीवेंसेस, पर्सनल को लेके, लॉ एंड जस्टिस को लेके करा काम। फिर ऐसे ही नीति आयोग ने फेज वाइज सिंक्रोनाइज किए टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड असेंबली। ऐसे ही लॉ कमीशन ने पोस्टपोन करना कोई टाइमिंग्स किसी स्टेट की, कुछ होल्डिंग इलेक्शन ट्वाइस इन 5 ईयर्स, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने के बाद पहले ही रिकमेंडेशन लगातार आ रही थी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं हमारे भारत देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फिनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? फिनेंशियल बर्डन। कैसे पड़ जाता है? देखो, कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन से आपकी फिनेंशियल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि अब ना मल्टीपल इलेक्शन साइकिल नहीं बनानी पड़ेगी। आपको जो रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं, बार बार मैन पावर, बार बार इक्विपमेंट, बार बार सिक्योरिटी का ध्यान, इन सब चीज़ों पर जो एक्सपेंडिचर खर्चा आता है साइमल्टेनियस इलेक्शन होने से ये कम हो जाएगा, पहली चीज़। ठीक है। सेकेंडली, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। असिंक्रोनाइज इलेक्शन जब होता है, कभी किसी राज्य में हो रहा है, कभी किसी राज्य में हो रहा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, इससे अनसर्टिनिटी और इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमेशा एक अनस्टेबिलिटी फील रहेगी। बड़ा सा आपको लगेगा कि पता नहीं ग्रो करेगा नहीं करेगा, अभी ये वाला सीएम है, पता नहीं ये करने देगा, आगे आएगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। एक अजीब सी ना अनसिंक्रोनाइज में ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। तीसरा प्रॉब्लम है डिसरप्शन टू गवर्नेंस एंड पॉलिसी पैरालिसिस। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, जब बार बारी आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो उससे पॉलिसी पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आप स्लो पेस पे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मान लो किसी राज्य में होने वाला है इलेक्शन, ठीक है। अब जब इलेक्शन होने वाला है, आपने वहाँ पर आचार संहिता लगा दी है, ठीक है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही आपको पता है कि वहाँ पर फिर आप अपना ज़्यादा ध्यान, जो सरकार का भी होता है, जो बनाने वाली पार्टीज़ होती है, उनका फिर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना हम अभी ये काम करते हैं कि भाई, मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा उस समय ना चीज़ों को कम रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जानते हो कि इसमें ना कंसेंसस डॉक्यूमेंट लगता है, समझ रहे हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए ही इलेक्शन शेड्यूल में ये सब डेट्स अनाउंस कर दी जाती हैं। अब इस समय पर ना सरकार कोई ग्रांट दे सकती है जो प्रॉमिस करती है कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ों को। अब इस समय पे ना सब चीज़ें ना अभी फोर्स में आएंगी, लेकिन इस समय पे आप नहीं कर सकते कुछ भी। तो MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव देमसेल्फ अग्री टू कीप देयर कंडक्ट, है ना, ताकि इलेक्शन में चेक रहे और वो तरीके से काम कर पाएँ। अब यहाँ पर देखो, वैसे आपको पता है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें MCC पे अगर बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, वो पहला जो राज्य था वो केरला था, ऐसा पहला स्टेट जहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस लगाया गया था, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर करना, इलेक्शनरिंग करना, पॉलिटिकल रैली, स्पीचेस वगैरह उस समय होती हैं। तो आप देखो इसमें सारा ध्यान क्या होता है, जनरल गुड बिहेवियर फॉर कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, रूल्स फॉर पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो जिस समय, मतलब आप समझो, अब यहाँ पर इस समय ना थोड़ा सा ना ग्रोथ की कमी आती है, क्योंकि अभी तो बस वोट इकट्ठे करने हैं, इलेक्शंस लड़ना है। तो आप समझ रहे हो, मेन मुद्दे से आप हट जाते हो इस समय। तो डेवलपमेंट अभी आपका एकदम से थोड़ा, आपकी रोड सड़कें बनने लग जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लग जाएगा, अभी उसके लिए टाइम लगेगा। तो पॉलिसी पैरालिसिस की दिक्कत शुरू हो जाती है। फिर वोटर का पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? स्टेगर्ड इलेक्शंस होंगे तो वोटर फटीग हो जाता है। कहता है यार हर बात है, अभी जैसे अभी आपको लग रहा होगा, हम दिल्ली वासी जो भी, अगर आप दिल्ली में हैं और आप सुन रहे हैं PM पाठशाला चैनल्स को, तो आप देखो कि अभी हम उसका लोकसभा का देकर आए थे, और आम जनता, चलो आप तो UPSC एस्पिरेंट हो, सुनते हो, थोड़े पढ़े लिखे हो, आप सब समझते हो बातों को। तो अभी वरना जो नॉर्मल वोटर होगा यार, अभी वो कहेगा कि यार अभी तो मैं वोट दे के आया था जून में, जून से पहले, जो भी 4 जून को तो डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट, लोकसभा के देकर आया था, अभी फिर दिल्ली के इलेक्शन है 5 फरवरी को, फिर करना पड़ेगा। तो यानी कि वोटर पार्टिसिपेशन में चैलेंज। अब उसको लगेगा क्या बार बार ये करते रहो, अपना उड़ जाते हैं, तो वो देगा ही नहीं, वोट ही नहीं देने जाएगा।
फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से भी ये बात होने लग गई कि भैया साइमल्टेनियस इलेक्शंस की ज़रूरत है, तो रिसोर्स को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी ज़रूरी। तो कह रहे साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्शन रिलेटेड जो ऑफेंसेस और डिस्प्यूट होते हैं ना, और जो बार बार कोर्ट में जाकर कोर्ट के भी बर्डन ऑफ केसेस को बढ़ाते हैं ना, वो भी कम होगा। तो यानी देखो जुडिशरी को भी बहुत हेल्प मिलेगी, समझ रहे हो आप। तो यानी अगर हम बड़े मोटे तौर पर बात करें तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से फिनेंस बर्डन ख़त्म होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारा जो बहुत ज़्यादा पड़ता है उससे हमें काफ़ी निजात मिलेगा, पॉलिसी पैरालिसिस जो हो जाता है वो हमें हमारे डेवलपमेंटल ग्रोथ को रोकती है ना, बार बार चीज़ें डिस्टर्ब होता है, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें। अभी देखो आप अपना काम कर रहे हो 5 साल, है ना, उस वक्त तो चलो ठीक रहा, अब अचानक से इलेक्शंस बीच बीच में विधानसभा के आ गए, कभी एमसीडी के आ गए, फिर इसी पे ध्यान जा रहा है, काम वाम कुछ और हो नहीं रहा, डेवलपमेंट इतनी हो नहीं रही है। बात समझ रहे हो आप। तो ये अब जैसे मान लो आप ही समझो, आप ही के घर में हर महीने शादी होनी शुरू हो जाए, अभी किसी की शादी में जा रहे हो, कभी किसी की शादी में जा रहे हो, तो आप अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ को क्या एंजॉय करोगे, क्या जियोगे, क्या ग्रोथ करोगे। तो बस कुछ ऐसा ही समझो। अब ये कह रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इतना आसान भी नहीं है भारत देश में कराना, इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। कह रहा क्या इशू है, कह रहा सबसे बड़ा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कराना मिसयूज़ कर सकता है कई बारी, सिंक्रोनाइज करने को, मेंटेन करने को प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज करना पड़ेगा आपको, और कॉन्स्टिट्यूशनली ये अच्छी बात मानी नहीं जाती है। फिर लॉजिस्टिकल चैलेंज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कह रहा कैसे, कह रहा इंडिया में वास्ट इलेक्टोरेट है, यानी कि हमारे पास जो वोट देने वाले लोग हैं 96 करोड़ इलेक्टर्स हैं, और 96 करोड़ इलेक्टर्स के लिए ओवर 1 मिलियन पोलिंग बूथ चाहिए, सिक्योरिटी रिसोर्स चाहिए, कहाँ से लाओगे जी। तो रिसोर्सेज की भारी कमी है, लॉजिस्टिक्स की कमी है। फिर कहीं ना कहीं डर लगता है फेडरलिज्म को देखकर। क्यों डर लगता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर आपने आर्टिकल 172 में बात कर रहे हो, इसमें अगर स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया, स्टेट्स ने कह दिया थी हम नहीं कर रहे, हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप, या आपने स्टेट्स की बात ही नहीं सुनी, ओपिनियन ही नहीं सुना उनका, तो आपने फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं हिला ही दिया ना आखिर। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ेगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते हैं। फिर वोटर का बिहेवियर ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से ना उसको समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा यार अभी नेशनल पोल्स हो रहे हैं, ये नेशनल लेवल पे कि लोकल इश्यूज़ के हिसाब से वोट दूँ, कुछ समझ नहीं आएगा उसको। रीजनल पार्टी को दूं या नेशनल पार्टी को दूं, क्योंकि रीजनल पार्टी रीजनल इश्यूज़ को ज़्यादा अच्छे समझेगी, नेशनल पार्टी नेशनल इश्यूज़ को समझेगी, समझ नहीं आएगा। इससे क्या होगा, वीकनिंग द वॉइस ऑफ स्मॉलर पार्टीज़। स्पेसिफिकली आई एम सेइंग फॉर रीजनल पार्टी जो बहुत वीक अभी लेवल पर ही हैं, बहुत अभी अपलिफ्ट नहीं हुई हैं, उनको बड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। फिर लीगल एंड पार्लियामेंट्री रिक्वायरमेंट्स, आपको मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल 83, 172, 327। अब आर्टिकल 327 किससे रिलेटेड है आर्टिकल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। फिर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी चेंज करना पड़ेगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो फ्रिक्वेंट इलेक्शन होल्डर्स लॉ मेकर अकाउंटेबल होंगे, फिक्स टर्म से अनवारंटेड स्टेबिलिटी आ सकती है, बिना परफॉर्म किए स्क्रूटनी का एक डर है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बहुत सारी चीज़ें चैलेंज करेंगी, फिर है ना। तो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक मुद्दा लग रहा है, एक फिक्स टर्म अनवारंटेड स्टेबिलिटी ना दें, कहीं कोई पार्टी नहीं अच्छा काम कर रही है। अब बाई इलेक्शंस का कुछ प्रोविज़न समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो कह रहे हो जी साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होंगे, तो उसमें अगर कोई पार्टी ढंग से पूरे 5 सालों में काम ही नहीं कर रही और बीच में लगा लोगों को सरकार गिराओ इनकी, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। तो यहीं पे कह रहा है कंक्लूड करते हुए कि देखो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ना फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं, पर हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी बनी रहे। हमें जो अचीव करना है वो ये है कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी ना जाए, हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएं, हमारा गवर्नेंस सिस्टम बढ़ जाए, है ना, और लॉजिस्टिकल फिजिबिलिटी पर अगर हम काम कर ले जाते हैं,
पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से अगर हम चीज़ों को बचा ले जाते हैं, स्मॉलर पार्टी और रीजनल कंसिडरेशंस को अगर हम ध्यान से रखते हैं, तो यानी इन सभी कामों को अचीव करने के लिए एक केयरफुल प्लानिंग, एक रोबस्ट डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन का करना। तो ऐसे ही अपने आंसर्स आपको भी अपने पेपर में लिखने हैं। बात यहाँ तक समझ आ गई आपको? मूव कर जाएं दूसरे टॉपिक पे चलिए, क्योंकि आज हम पॉलिटी गवर्नेंस कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। इसके बारे में समझते हैं क्या है ये, कौन सी ऐसी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, या ऐसा क्या हो रहा है, कैसे पता चला कि एट्रोसिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो देखो, अगर आप एट्रोसिटीज़ का मतलब समझते हो हिंदी में, तो अत्याचार होता है कि कैसे इनके खिलाफ हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, शेड्यूल कास्ट का हमारे देश में प्रपोर्शन क्या है। 2011 के सेंसस से हमें मालूम पड़ता है कि भारत की पॉपुलेशन में 16.6% जो है वो एससी की पॉपुलेशन है। क्राइम इनके दिन प्रतिदिन बढ़े ही हैं और क्राइम रेट इंक्रीज़ बहुत हुआ है, कन्विक्शन रेट डिक्रीज़ हुआ है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इसी में स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की थी, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, उन्होंने कुछ कंसर्न रेज करे। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इफ़ेक्टिव तरीके से ये एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। अब शेड्यूल कास्ट क्या है, क्या बैकग्राउंड है, तो उसके लिए हमें उठाना होगा आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 साफ तौर पर डिफाइन करता है कि शेड्यूल कास्ट कौन है। फिर अंडर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में, यूटीज़ के बारे में कंसल्ट करता है गवर्नर के साथ, और प्रेसिडेंट कैन अमेंड दिस लिस्ट बाय लॉ के थ्रू वो कर सकता है। शेड्यूल कास्ट जो टर्म है सबसे पहले इनकॉर्पोरेट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं टू टैकल कास्ट बेस एट्रोसिटीज़ को टैकल करने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली ये कह रहा है कि फंडामेंटल राइट है आपका, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। सबसे पहली बात तो यही आपको कहता है कि भैया शेड्यूल कास्ट भी तो इंसान ही है, बस पिछड़ी हुई जाति का है, तो क्या आप उसको फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों से दूर रखोगे? राइट टू इक्वलिटी का क्या उसका नहीं हक है? तो इन सभी आर्टिकल्स को दिया। अच्छा, डीपीएसपी भी शेड्यूल कास्ट के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बिल्कुल प्रमोट करती है। इवन इसी के लिए ही आर्टिकल 338 बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। लीगली उनके ऊपर अत्याचार ना हो उसके लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बना हुआ है, जो को बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के तहत कर दिया गया था। अनटचेबिलिटी हटा दी गई थी आर्टिकल 17 द्वारा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 में भी एट्रोसिटीज़ को डिफाइन करा गया है। इनमें मैनुअल स्कैवेंजर इनसे ना कराया जाए उसके लिए प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया है। इनके साथ एक प्रिवेंशन इनका किया हुआ है कि कहीं भी सेक्सुअल ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट ऐसी कास्ट की कैटेगरी में ना हो। तो क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन स्टैंडिंग कमेटी की आई सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट में, उस पर हम बात करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वालों ने सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये बोली कि बहुत इनएफिशिएंसी है इनकी एट्रोसिटीज़ को रोकने की। कह रहे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने रिक्विजिट सिस्टम को सेटअप ही नहीं किया है सिविल राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक्ट को करने के लिए। ऐसे ही सैनिटेशन वर्कर्स हैं, क्या ना, जो देखो नेशनल एक्शन, जो नमस्ते हमारा एक प्रोग्राम था, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम, उसका काम क्या था कि ज़ीरो फर्टिलिटी, जितने भी सैनिटेशन वर्कर हैं इंडिया के, उनको कोई भी घायल ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फिर तीसरी चीज़ की इन्होंने ऑब्जर्व करी, एब्सेंस ऑफ टारगेट्स। कह रहा बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो फिजिकल टारगेट्स फिक्स करती ही नहीं है। कह रहा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, वेंचर कैपिटल फंड है फॉर एस, इन पे काम ही नहीं किया गया है। सरेंडर ऑफ फंड इन मैनी स्कीम्स, स्कीम चलाई गई थी कि भैया हाइट स्कूल टारगेटेड श्रेष्ठा करके एस के लिए स्कीम चलाई गई थी, सबमिशन ही नहीं है, प्रपोज ही नहीं हुआ है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो एससी बच्चों की हायर एजुकेशन में है ही नहीं। कह रहा 27% फिक्स की गई थी, वो है ही नहीं। बहुत सारे स्टेट्स में किया ही नहीं जा रहा काम, बहुत सारा पेंडेंट है, इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय परियोजना करा ही नहीं गया। बहुत सारे विलेजेस में आदर्श ग्राम डिक्लेयर
जो ज़रूरत थी वो हो ही नहीं रहा। कह रहा बहुत सारे ऐसे आपका उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, यहाँ पर बहुत दिक्कत आ रही है, नीडेड टू डिक्लेयर आदर्श ग्राम, लेकिन वो हुआ ही नहीं इम्प्लीमेंट। फिर ये कह रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आज भी जो हमारी एससी कैटेगरी की प्रजाति है उनको इतना अत्याचार क्यों सहना पड़ रहा है। कह रहा सबसे बड़ी बात कॉम्प्लिसेंसी ऑफ स्टेट, यानी प्रोटेक्शन सेल नहीं है, पुलिस उस पर काम नहीं करती है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं है, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, इनका इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है, ज़मीन होती नहीं है इनके पास, बॉन्डेड लेबर का काम करते हैं ये, बीपीएल से ज़्यादातर इनकी पॉपुलेशन होती है। पॉलिटिकल अवेयरनेस राइज तो हो रही है, 73rd 74th अमेंडमेंट हो रही है, लेकिन जो डोमिनेंस कास्ट है वो इसको मानती ही नहीं है। सोशल प्रिजुडिस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी कास्ट ज़्यादातर आपको ऐसी कैटेगरी की यूपी राजस्थान में मिलेंगी, और वहाँ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती है इनके साथ, उनको बहुत अछूत समझा जा रहा है आज भी। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम कहाँ आई, हमारे आज भी लीगल इन्फोर्समेंट इतने वीक हैं, इनको काम करने ही नहीं दे रहे हैं। कह रहे देखो थोरट कमेटी थी, वो भी डिस्क्रिमिनेट करती है, 498 डिस्ट्रिक्ट एंड 14 मोस्ट रिपोर्टेड केसेस स्टेट में है, स्पेशल कोर्ट होने के बाद भी कोई काम ही नहीं हो रहा है किसी तरह का। तो कह रहे ऐसा क्या किया जाए जिससे इनके अत्याचारों को रोका जाए। तो कह रहा सबसे बड़ा काम करना है यूटिलाइज द फंड फॉर वेलफेयर स्कीम्स, यानी स्टेट यूटीज दैट आर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर रोल इन इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर। कोई भी ऐसा स्टेट यूटी आपको दिख जाए जो वेलफेयर स्कीम नहीं चला रहा है, उनको बहुत स्ट्रिक्टली डील करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा उनको बोलो भैया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अब कहाँ तुम्हारी स्पिरिट मर गई तुम्हारी, कि तुम ये स्कीम्स को क्यों नहीं लागू कर पा रहे हो। फिर क्वान्टिफेबल टारगेट्स हों, मतलब फिजिकल टारगेट्स आप फिक्स कर दो जितना भी कर दो, लेकिन क्वान्टिफाइएबल हो, ऐसा करो कि वो कर पाएँ। फिर एम्पावरमेंट करो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस वालों को कि भैया ड्रग एब्यूज़ रिहेबिलिटेशन ये क्या है, इनको आपको दूर रखना है इन चीज़ों से, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। फिर आइडेंटिफाई करो कितने पूरेस्ट हाउस होल्ड हैं अभी भी ऐसे जिनके पास अभी स्कॉलरशिप वाली स्कीम्स गई नहीं है, स्किल की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है इनको, पीएम दक्ष एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी को क्यों नहीं दी जा रही है, प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता सम्मान हितग्राही, सरकार ने बहुत सी स्कीम बना दी है लेकिन लागू कौन करेगा उसको। तो ये सब काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय वायुयान विधेयक 2024। समझते हैं क्या है ये, किससे रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है बेसिकली आपका ये। तो देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है, सिग्नेचर किया है इस भारतीय वायुयान विधेयक में, और ये चाहते हैं एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान है कि जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए, उसके सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाया जाए, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करने के लिए हमने भारतीय वायुयान विधेयक को प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया है, असेंट किया है। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, चेंज देखते हैं। देखो इसका जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है ना, पहले ये 3 अथॉरिटीज़ के पास था, डीजीसीए, बीसीएस एंड एआईबी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सारा कुछ देखती थी। अब यहाँ क्या हुआ है, पावर टू इशू, जैसे रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर है सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस ट्रांसफर मिलेगा, डिपार्टमेंट इसमें और ज़्यादा अभी एक्टिव हो गया है, सिंप्लीफाई करा जाएगा लाइसेंसिंग प्रोसेस एंड ऑल। रेगुलेशन एयरक्राफ्ट की रिलेटेड एक्टिविटीज़, पहले क्या होता था सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग ये सब होता था, अभी इसमें ऐड करा गया, डिज़ाइन एयरक्राफ्ट के कैसे बनेंगे वो भी ऐड करा गया। पावर टू मेक रूल्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बनाती थी, अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल सर्टिफिकेट ये सब पे भी काम करने शुरू कर देती है। पेनाल्टी वगैरह के लिए भी इसमें बात हुई है कि देखो पहले अभी जो एक्ट था तो उसमें 2 करोड़ 2 साल या 1 करोड़ तक का फाइन वगैरह दिया जाता था, अभी डिसिप्लिनरी पेनाल्टी बनी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्क्रिशन दिखाई है कि स्पेसिफाई किया जाएगा सिविल पेनाल्टी कितनी है, क्रिमिनल पेनाल्टीज़ कितनी है, सब बताया जाएगा। फिर उसके बाद एडजुडिकेशन ऑफ पेनाल्टीज़ के भी बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे कैसे अपॉइंट करेगी, सेकंड अपीलेट ऑफिसर क्या होगा, उसका हायर रैंक होगा, कैसे होगा, वो सारा कुछ ना मतलब पूरा का पूरा डिफाइन करा जाएगा। बात समझ रहे हो। अब ना कंसर्न्स क्या हैं, जो ये हमारे पास एक्ट अब बनकर आया है जिसमें प्रेसिडेंट ने मोहर भी लगाई है, उसमें कंसर्न पता क्या है, इसमें ना इंडिपेंडेंस आपने छीन ली है डीजीसी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ जो ये सिविल एविएशन है, इससे आपने ना छीनी है कुछ इंडिपेंडेंस। कह रहा कैसे, कह रहा एक्चुअली क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ज़्यादा अपनी पावर बढ़ा रही है, स्पेसिफिकली टेलीकॉम, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में तो बढ़ाई चुकी है, इसमें भी बढ़ा रही है।
एविएशन सेक्टर अगर भारत का देखें तो 9th लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है ग्लोबली, 3rd लार्जेस्ट हमारा डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट है, 15% वुमेन पायलट है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे ना कह रहे हैं कि जो अपीलेट सिस्टम है, जो अपील की जा रही है अगेंस्ट डिसीजन ऑफ बॉडी लाइक डीजीसी आर लिमिटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा कोई भी अगर बॉडी के डिसीजंस आते हैं तो वो खाली यूनियन गवर्नमेंट तक ही किए जा रहे हैं, तो इससे इनकी एफिकेसी, इनको काम करने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी अब डीजीसीए को। फिर यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट है, आर्बिट्रेटर्स वगैरह सब गवर्नमेंट का अपना आएगा। कह रहा आप क्या कर रहे हो, राइट टू इक्वालिटी तो आपने छीन ही ली। यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय गवर्नमेंट इन केसेस रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन, इसका मतलब आपने डीजीसीए की राइट टू इक्वालिटी वगैरह सब छीन छान ली है अभी। अब एविएशन गवर्नेंस इंडिया में देखो सबको संभालता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई पॉलिसी फॉर्म करना हो, रूल बनाना हो, रेगुलेट करना हो, इंटरनेशनल लेवल पर लेकर कैसे जाना हो, सारा सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री करती है। अब इसकी मिनिस्ट्री के अंडर ये सारा कुछ आता है, डीजीसीएसी के अंदर आता है, जो सेफ्टी इशू, सिविल एविएशन को रेगुलेट कैसे करना है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAIB या एयरपोर्ट इकोनॉमिक, सारा इसके अंडर ये काम करता है। अब आपने क्या करा, आपने सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ सौंप दिया। एयरक्राफ्ट एक्ट्स पहले वरना था तो रेगुलेट होता था, सिविल एविएशन लाइसेंसिंग वगैरह अलग अलग एक्ट्स का था। अब देखो यहाँ ना 100% FDI है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ 100% आ सकती है। 100% कैसे आ सकती है, गवर्नमेंट रूट से 49% बियॉन्ड चला गया और ऑटोमेटिक रूट से भी 49% बियॉन्ड चला गया, यानी NRI 100% परमिटेड है ऑटोमेटिक रूट के तहत। ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में भी 100% FDI दे दी गई है। अब इंडिया के एविएशन सेक्टर को, बात सही है कि हम बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज़ पे भी देखो आप क्या क्या करा गया है एविएशन सेक्टर्स के लिए। क्या ना, याद करो 2016 में ही नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई गई ताकि रीजनल एयर कनेक्टिविटी अफोर्डेबल और कन्वीनियंट कर दी जाए। विजन 2040 का तैयार किया गया फॉर द सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया, स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार कर दिया गया। फिर स्कीम क्या तैयार की गई, RCS उड़ान स्कीम, यानी इसमें 1000 उड़ान रूट्स को तैयार करा गया। मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस की बात को तैयार किया गया। PPP प्रोजेक्ट्स में बोला गया PPP हम चलाएंगे, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स वाई PPP, नेशनल दिल्ली यात्रा वगैरह किया गया। एयर सेवा लगाई गई ताकि इनके ग्रेवेंसेस को ध्यान में रखा जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी, ताकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी हमारी अच्छे से चलें, उसके लिए क्या करा गया, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन 2024 तैयार करा गया। एक आपकी ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें रीजनल कोऑपरेशन सिविल एविएशन का कैसे बढ़े उस पर काम किया गया। कार्बन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कार्बन न्यूट्रलिटी पे काम किया गया। 2014 से 73 एयरपोर्ट ऐसे दिल्ली और बेंगलुरु में ये 100% ग्रीन एनर्जी यूसेज पे चले गए हैं। तो यानी देखो हमारा ना, बात सुनो आप, इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, भारतीय वायुयान विधेयक, सस्टेनेबल एफर्ट, ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर को डेवलप कर पाओ, क्योंकि इससे आपके पास अच्छा खासा पैसा भी आ रहा है और आपको इस सेक्टर बहुत कुछ दे रहा है, ठीक है। लेकिन भारतीय वायुयान जो विधेयक आपने एक्ट बनाया है ना, ग्रोथ प्रमोट हो रही है सेक्टर की, नो डाउट, लेकिन कुछ जो एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन है ना, उसको लीगल फ्रेमवर्क से आपको हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं हटाओगे ना अगर, तो फिर डीजीसीए को लगेगा कि ये तो मेरे को वही काम ही नहीं करने दे रहे हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को उसका ही काम ठीक से नहीं करने दोगे तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप, क्या वो डेवलप करेगा सेक्टर फिर, ठीक है। तो एम्बिग्यूटीज़ को हटाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। नाउ द लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद शॉर्ट्स होंगे, फिर हम अभी देखते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI को पढ़ते हैं हम कि क्या होता है OCI। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA ने डिस्पेल किया है कंसर्न्स रिगार्डिंग OCI कार्ड होल्डर बीइंग रीक्लासिफाइड एज फॉरेनर्स, कंफर्मिंग दैट जितने भी एग्जिस्टिंग OCI रूल्स हैं उनको अनचेंज रहेंगे, लेकिन जो आगे आने वाले OCI कार्ड होल्डर्स होंगे उनको क्या बोला गया है, उनको डिस्पेल किया गया है। डिस्पेल का मतलब करा गया, दूर कर दिया गया है। कैसे, देखो OCI कार्ड होल्डर की जो स्कीम है ना गाइस, ये शुरू की गई थी 1955 में, एक्ट था एक, 2005 में इसको अमेंड करा गया था। एलिजिबिलिटी क्या होती है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट नेशनल पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटाओ, कोई भी फॉरेन नेशनल हो, सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो, कब, एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950, या सिटीजन रहा हो 26 जनवरी 1950 को रहा हो, उसके बाद रहा हो, भारत की टेरिटरी में 15 अगस्त 1945 के बाद आ गया हो, बच्चा रहा हो, ग्रैंड चाइल्ड रहा हो, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड रहा हो, सिटीजन रहा हो, माइनर चाइल्ड रहा हो, या माइनर चाइल्ड रहा हो, बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, उस केस में भी OCI कार्ड होल्डर का रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को हटाकर, तो यानी अगर आपका स्पाउस फॉरेन ओरिजिन का है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप हो, स्पाउस आपका फॉरेन ओरिजिन का है, या स्पाउस फॉरेन ओरिजिन का है, या आप स्पाउस हो, आप फॉरेन ओरिजिन के हो, स्पाउस आपका इंडिया का है, तो आपको ओसीआई मिल जाएगा। लेकिन मैरिज आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी 2 साल के अंदर अंदर। फिर फॉरेन मिलिट्री जो पर्सनल आइदर इन सर्विस हो, रिटायर्ड हो, आर नॉट ऑल टाइटल फॉर ग्रांट ओसीआई। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल्स को जो सर्विस में या रिटायर हो उनको ओसीआई कार्ड होल्डर नहीं दिया जाता। यानी जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओसीआई कार्ड होल्डर मर्ज कर दिया गया था 2015 में ही, ठीक है। तो 31 जनवरी 2022 तक का डेटा है कि 40.68 लाख ओसीआई रजिस्ट्रेशन कार्ड्स को इशू किया गया है। याद रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ओसीआई कार्ड किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, सबको मिलता है। मैरिज बस रजिस्टर करनी है, सब्सिट्यूट करवानी है, सब्सिस्ट करानी है, 2 साल के अंदर अंदर करवा लो, ठीक है, तभी आपको कार्ड मिलेगा। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब अगर ओसीआई कार्ड होल्डर मिल जाता है तो उससे क्या फ़ायदा है भाई? कोई फ़ायदा होगा तभी तो कोई कार्ड लोगे, आप क्या ऐसे ही चले जाओगे? ओसीआई यानी ओवरसीज कार्ड होल्डर लेने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मल्टीपल एंट्री मिलती है, यानी मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा आपको मिल जाएगा, आप भारत विजिट कर सकते हैं। इक्वालिटी विद एनआरआईज की तरह आपको रहने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो? इक्वालिटी हो जाती है एनआरआई जैसे सर्टिफाइड फाइनेंशियल, कुछ इकोनॉमिक, एजुकेशनल मैटर्स में, एक्सेप्ट फॉर एक्विजिशन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड वगैरह नहीं कर सकते, इनमें आपको मदद मिल जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल मैटर्स में आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी ग्रांट आपको मिल सकती है। जैसे अंडर जो सेक्शन 5(1)(g) है ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, 5 साल अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर रह गए हो, कंप्लीट किया आपने, तो आप इंडिया में रह सकते हो फॉर 1 ईयर आउट ऑफ 5 ईयर्स बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन। आप रिसाइड कर सकते हो भारत में 1 साल के लिए आउट ऑफ 5 ईयर, ये भी ध्यान रखना एप्लीकेशन से पहले पहले। एलिजिबल टू इनरोल इन द नेशनल पेमेंट स्कीम, आप नेशनल पेंशन स्कीम भी ऐसे जैसे नॉन रेसिडेंट इंडियन, जैसे एनआरआई जो होता है ना, वो भी नेशनल पेंशन स्कीम में इनरोल कर सकता है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप ओसीआई कार्ड होल्डर को आपको बिल्कुल एनआरआई जैसे ट्रीट किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन भी होती है कुछ, लेकिन ओसीआई से ये मत समझ लेना डुअल सिटीजनशिप, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओसीआई को कोई पॉलिटिकल राइट टू वोट नहीं मिलता, ध्यान रखना। इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं मिलती, ना इनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ना ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ना ये जज सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं, ना हाई कोर्ट के। आर्टिकल पहले ही देख लो, 58 आर्टिकल प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है साफ तौर पे, ओसीआई कार्ड होल्डर को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा, ना ही वाइस प्रेसिडेंट, ना ही जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट। नॉट एलिजिबल, ये मेंबर ऑफ हाउस, पार्लियामेंट, एमएलए, एमपी कुछ नहीं बन सकते, पहले बता रही हूँ। विद रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक वो मिल जाएगा आर्टिकल 16 वाला, विद रिगार्ड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो आप ले लो, लेकिन इन पोस्ट पे नहीं जाओगे आप, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं जाते हैं आप, इवन पब्लिक सर्विस पोजीशन पे भी नहीं जाएंगे, यूपीएससी का पेपर नहीं दे सकते आप। स्पेशल अप्रूवल मिलेगी तो जाकर आप रिसर्च, माउंटेनियरिंग, मिशनरी एक्टिविटी, जर्नलिज्म कर सकते हो स्पेशल अप्रूवल पर, वरना रिस्ट्रिक्टेड ही है, ठीक है जी। भाई बाहर का ही बंदा है ना, आप समझो, इतना नहीं घुसा सकते हम अपनी कंट्री में। चलिए अभी हम शॉर्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला शॉर्ट है प्रोसेस ऑफ फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन। कौन होते हैं जी? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। चलो आपसे मेरा सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताना, प्रेसिडेंट को रिमूव यानी इम्पीच करने के लिए क्या प्रोसेस है, किन रस्तों से प्रेसिडेंट को इम्पीच किस वजह से किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ। तो खैर, प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बात हो रही है, एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करा गया अगेंस्ट राज्यसभा चेयरपर्सन, और एज पर आर्टिकल 64 ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पर्सन ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कैसे हटाया जाता है वो देखते हैं। 14 दिन का नोटिस पीरियड रिजोल्यूशन चलाने से पहले दिया जाता है, पूरी अपनी इंटेंशन को क्लियर कर दिया जाता है। रिजोल्यूशन आर्टिकल 67 का भी है, पास कराया जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को हम ऑफिस से हटा सकते हैं बाय राज्यसभा, अगर मेजॉरिटी मिल जाए लोकसभा में,
और मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एग्रीड बाय लोकसभा विद अ सिंपल मेजॉरिटी, तो आपको मिल जाएगा। तो अनलाइक प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्पेसिफिक ग्राउंड वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का नहीं बताया है, ध्यान रखना इस बात को मेरी, ठीक है। मूव टू दी नेक्स्ट, हमारा जो है वो है मर्सी पिटीशन से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं मर्सी पिटीशन को लेके। अब देखो, सबसे बड़ी बात आपको यही पता होना चाहिए कि मर्सी पिटीशन क्यों दी जाती है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप कैसे लिख पाओगे भाई मर्सी पिटीशन के बारे में। देखो जी, मर्सी पिटीशन का मतलब क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट है, आप पार्डनिंग कराना चाह रहे हो, कम्यूट कराना चाह रहे हो अपनी सज़ा को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से या गवर्नर से, है ना। तो आर्टिकल 72 में आप जानते हो ये दी गई है पार ना प्रेसिडेंट को पार्डनिंग की। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर आप भारत का देखो तो मर्सी पिटीशन जो है ना फॉर्मल रिक्वेस्ट है। कभी भी अगर डेथ या इम्प्रिजनमेंट की सज़ा होती है तो आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी के लिए जा सकते हो। तो मर्सी का जो आइडिया है बहुत सी कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं भारत में ही है, यूएसए में है, यूके कनाडा में है, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू लिव है ना, जीने का हक है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 दिया हुआ है। इसी को लेके और कई बार जुडिशल एरर भी हो जाते हैं, तो उसको करने के लिए मर्सी पिटीशन बनाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कुछ गाइडलाइन दी है, समझो गाइडलाइंस को। कहाँ प्रनाउंस की गई? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रदीप यशवंत कोकड़े केस, इसमें गाइडलाइन दी गई हैं कि अनड्यू डिले होने अवॉइड करने हैं, सेफगार्ड करने हैं कन्विक्ट के लीगल राइट्स को, ये सब बातें। अब ये ऑब्जर्वेशन में रखकर क्या बोला गया है वो सुनो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ डिलेज बहुत पड़ता है। डिले इतना गंदी चीज़ होती है ना, आदमी को आदमी ना रहने दे, डीह्यूमनाइज इफेक्ट होता है इसका किसी भी ज़िंदगी पर। राइट टू चैलेंज डिले, आप आर्टिकल 32 लगवाइए, सुप्रीम कोर्ट जो करता है ना अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में लगवाओ। केस डिटर्मिनेशन करना, स्पेसिफिक केस को देखना, बहुत डिफाइन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहली गाइडलाइन बनाई गई है मर्सी पिटीशन के लिए डेडिकेटेड सेल बनाए जाएं स्टेट में, यूटी में, हर जगह पर, ताकि प्रॉम्प्टली इस पर काम किया जाए, पहली चीज़। सेकंड, जुडिशल ऑफिसर को अटैच करना है इसके साथ, यानी लॉ जुडिशरी डिपार्टमेंट इसके डेडिकेटेड सेल के साथ साथ काम करेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेशन को शेयर और डॉक्यूमेंट करना है। प्रिजन अथॉरिटी मर्सी पिटीशन को फॉरवर्ड करेगी डेडिकेटेड सेल में और पुलिस स्टेशन से बातचीत करेगी। कई बार क्या होता है ना कि जैसे मान लो जो अपराधी है वो बहुत अच्छे से जेल में रह रहा है, 2 साल इतने बढ़िया से रहा कि जेल वालों को ही लग रहा है कि इसको अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अपराध भी नहीं था और ये अच्छे से रह भी रहा है। हो सकता है, पता नहीं भाई, वीर ज़ारा को देख के आपको तो मर्सी पिटीशन वैसे ही बहुत याद आएगी। वीर ज़ारा मूवी आपने डेफिनेटली देखी हो, अगर चलो दूसरे मुल्क में था, बट मैं एक बात बता रही हूँ जो भी था, है ना। तो कोऑर्डिनेशन विद गवर्नर एंड प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट्स, मर्सी पिटीशन मस्ट बी फॉरवर्डेड टू दी सेक्रेटेरिएट्स को दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करा जाए, बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कोई बैरियर ना बने कि फ़िज़िकल मीट ही होगा, जी नहीं, ईमेल करो, कुछ भी करो, बस कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चूर चूर होनी चाहिए। गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग करवाओ, इम्प्लीमेंटेशन करवाओ, 3 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसा हुआ है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए बात। सेशन कोर्ट उसकी गाइडलाइंस तैयार करें और इशू कर देना जो भी ऐसा कुछ आ रहा है, टू बी इशूड बाय स्टेट इमीडिएटली, जैसी डेथ पेनल्टी हुई है उसके बाद ही। और देखो, मर्सी पिटीशन में आर्टिकल 72 एज आई टोल्ड यू, प्रेसिडेंट के पास पावर है, गवर्नर के पास पार्डन ग्रांट करने की पावर आर्टिकल 161 में है। इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट बेस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लीगल फ्रेमवर्क में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, BNSS है, इसमें भी लिखा हुआ है कि कैसे आप मर्सी पिटीशन को लीगली फ्रेमवर्क करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने, जब आप लिखोगे तो लीगल फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क दोनों ही आपको मेंशन करना है अपने इसमें। अब हम चलते हैं ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 पर। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव करा है इस बारी। क्या बोला है? ई कोर्ट्स बनाने की बात चल रही है, ठीक है, ताकि मैक्सिमम ईज ऑफ जस्टिस हो पाए। डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस कोर्ट्स को रिमूव करना है और हम चाहते हैं बहुत सी चीज़ें डिजिटाइज मोड से ही ठीक हो जाएं। तो इसका प्लान देखो 2007 से ही चल रहा है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है ना, 11, 12, 15, 13 में बहुत इस पर काम करने की बात की गई। ई कोर्ट फेज 3 हम पता है इसमें चाहते क्या हैं?
एक तो S3 WAS प्लेटफॉर्म तैयार हो ताकि डेटा स्टोरेज हो, ई सेवा केंद्र बने, ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग इन कोर्ट रूम चलनी शुरू हो जाए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्चुअल कोर्ट से सब बनाने की बातें की जा रही हैं। ई कोर्ट यानी कि जो फेज़ 3 है वो क्या है उसको समझते हैं। कह रहा सबसे बड़ी बात, ई कोर्ट फेज़ 3 ना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 4 साल के लिए है और 7,210 करोड़ इसमें पैसा लगा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जुडिशरी को दिया जाए ताकि सीमलेस एंड पेपरलेस इस पे काम हो पाए। इम्प्लीमेंटेशंस के लिए फंड्स को रिलीज़ किया जाएगा टू एससीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और ई कमेटी रिस्पॉन्सिबल है फॉर पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑल। डिजिटाइजेशन कोर्ट्स को कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? डेटा ड्राइवन डिसीजंस आएंगे, बहुत जल्दी फुली डिजिटाइजिंग जस्टिस डिलीवरी शुरू हो जाएगी, केसेस का पेंडेंसी कम होगा। तभी कहा जा रहा है एआई को, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस को, इनको बढ़ाया जाए जुडिशल सिस्टम में भी ताकि एफिशिएंसी बढ़े, इम्प्रूव हो। ठीक है। नेक्स्ट इज अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। क्या है ये? एक IGOT प्लेटफॉर्म है ताकि क्या हो, IGOT प्लेटफॉर्म से क्या हो, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है ये। कर्मयोगी आपने याद करो, कर्मयोगी जो सिविल सर्विसेज के लिए बनाया गया था, सर्विस ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया था, उनकी लर्निंग, उनके डिस्कशंस, उनके कुछ ऐसे कॉम्पिटेंसी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो ध्यान है वो सरकार का जा रहा है कि हम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तैयार करें। तो IGOT जो है उसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया, ताकि जो भी इनकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर इनकी कैपेसिटी को इन्हांस करना हो तो कैसे करना है, इनके करियर को कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए ये तैयार किया गया है। बात समझ रहे हो आप? ताकि टारगेटेड ट्रेनिंग दी जाए, ये इसके लिए एजुकेटर्स को एम्पावर किया जाए, क्वालिटी ऑफ बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने के लिए करा जा रहा है ताकि हमारे SDG गोल कंप्लीट हो पाए। इसके लिए ही, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, हर जगह पर इसका ध्यान दिया जा रहा है कि इनको मेंटोर दिए जाए, इनकी कॉम्पिटेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो याद रखना, IGOT क्या एक तरह का प्लेटफॉर्म है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो इसका आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड, IGOT का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है। नाउ मूव टू दी ई दाखिल पोर्टल। क्या होता है ये ई दाखिल पोर्टल? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अनाउंस किया था ताकि कोई भी अगर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल आता है तो उसको कैसे डील करना है। ये क्वासी जुडिशल बॉडी है, NCRTRC। क्वासी जुडिशल बॉडी का मतलब होता है कि वो फाइल कंप्लेंट्स वगैरह को लेगी विदाउट द नीड ऑफ फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टल हैज़ बीन अ कीन टूल ताकि कंज्यूमर राइट और डिलीवरी को देने के लिए। देखो एक बात ध्यान रखना, हमें एक बात हमेशा समझनी है कि कंज्यूमर राइट्स को ध्यान रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वासी जुडिशल बॉडी का सीधा सा मतलब है नॉन जुडिशल एंटिटी। क्या होती है? नॉन जुडिशल एंटिटी, यानी ये कोर्ट ऑफ लॉ की तरह ही काम करेगी, लेकिन रेगुलर कोर्ट सिस्टम ये नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना आप। तो डिलीवरी टाइमली जस्टिस हो, कंज्यूमर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन हो, उसके लिए ई दाखिल पोर्टल बनाया गया है। लास्ट, आई थिंक इज दिस द लास्ट, या ई बॉयलर बिल है 2024 पास हुआ है राज्यसभा में। बिल ने रिप्लेस करा है बॉयलर एक्ट 1923 का जन विश्वास अमेंडमेंट प्रोविजन को तहत। इसमें चाहते क्या हैं? इसमें चाहते ये हैं लोगों की सेफ्टी हो, प्रॉपर्टी, व्यक्ति की सेफ्टी हो कोई भी स्टीम बॉयलर एक्सप्लोजन से। तो सेंटर ने सेंट्रल बॉयलर बोर्ड बनाया है कि अभी जब भी डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चर हो, बॉयलर है, बॉयलर के कंपोनेंट, तो उसको बहुत ध्यान से बनाया जाए, इंस्पेक्शन ली जाए सब। इसलिए स्टेट अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सीरियसली इस पर काम करने के लिए करा गया कि जितने भी नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस, फाइन्स वगैरह हैं, उनमें पेनल्टी लगाई जाए अगर ऐसा कुछ करा जा रहा है तो। लेकिन इस बिल में भी कुछ खामियां हैं। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब आपने सेफ्टी के एग्जेम्प्टेड जोन तो बताया ही नहीं, लिमिटेड जुडिशल इसमें रिकोर्स है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, कोई टाइमलाइंस नहीं है, कोई सेट नहीं है, इंस्पेक्शन कहाँ तक कैसे होगी, बॉयल को अल्ट्रेशन कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है। तो बॉयलर पता है, समझते हो, कि एक ऐसा वेसल है जिसमें स्ट्रीम जनरेट की जाती है प्रेशर दे के। 2024 में हमारी कंट्री में 40 लाख स्ट्रीम बॉयलर्स हैं।
तो बॉयलर बेसिकली कंकरेंट लिस्ट, यानी इस पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही काम करती है, तो इसीलिए इसका एक्ट बनाया गया है। अब हम सीधा देखते हैं, देखो आईआर हम कल करेंगे, अभी हम सीधा चलते हैं हमारे किस पोर्शन पे, हम ये देखेंगे कि हमारा कितना एमसीक्यू पोर्शन ठीक हो रहा है, कितने एमसीक्यूज हम कर पा रहे हैं, उसको आज हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वन नेशन वन इलेक्शन, आज ही हमने पढ़ा है, ध्यान से समझते हुए इसके आंसर्स को आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैसिलिटेशन प्रोविजंस को लेके, उसके बाद भारतीय वायुयान विधेयक बिल को लेकर, ओसीआई और एनआरआई इसके लिए लेकर, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाइस चेयरपर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पार्टनिंग ऑफ प्रेसिडेंट पावर, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है। फिर जुडिशल सिस्टम को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप जवाब देंगे। ई दाखिल पोर्टल आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, प्लीज़ लुक इनटू दिस। और बॉयलर बिल जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ये ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने, और चेक करो आपके कितने आंसर ठीक हैं। टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएंगे ना आंसर्स आपको। तो guys, this is all for today. Thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. We'll see you tomorrow. Bye bye.